नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे सेशन में जिसमें हम बात करेंगे कॉमन एरर्स पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023 एडिशन फॉलो कर रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। तो अगर आपके पास दूसरे एडिशन है तो अपने हिसाब से इस एडिशन के हिसाब से सीक्वेंस को मैच कर लें, अपने दोस्त वगैरह से इस एडिशन को ले लें। इसके अलावा हमने टेलीग्राम चैनल को लिंक कर दिया है। उस टेलीग्राम चैनल पर जो भी यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा उसको एक पीडीएफ के रूप में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं हमारे आज के पहले सेंटेंस पर। 271वें सेंटेंस पर हम पहुंच चुके हैं। इससे पहले सेशंस में 270 सेंटेंसेस पर बात कर चुके हैं। अप्रोच आप हमारी जानते हैं, हम यहाँ पर सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकली एनालिसिस करते हैं और सिंटैक्टिकल एनालिसिस से मेरा मतलब है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर में लिखे हुए प्रत्येक वर्ड का, उस वर्ड के फंक्शन का, उस फंक्शन के आधार पर उसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए और ओवरऑल सेंटेंस की स्ट्रक्चर को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, इन सब बातों पर यह डिस्कशन होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सेंटेंस आपके सामने है। The scientist could not hardly complete all the experiments। यहाँ फुल स्टॉप होगा, उसके बाद नो एरर। ठीक है, साइंटिस्ट यहाँ पर एक नाउन लिखा हुआ है, कॉमन है, कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन है, इसीलिए प्लूरल भी बना सके हम। एक ये आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल सारे के सारे डिटर्मिनरी होते हैं और ये लगा हुआ है साइंटिस्ट नाउन को डिटरमाइन करने के लिए। कुछ स्पेसिफिक साइंटिस्ट की बात की जा रही है। ठीक है, अब ये जो नाउन फ्रेज आपके सामने लिखी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सेंटेंस में, पूरी इंग्लिश ग्रामर में नाउन फ्रेज या नाउन या कोई प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में हो सकती है। इन तीनों में से ही कोई एक फंक्शन उसका होगा। ऑब्जेक्ट कोई भी नाउन या प्रोनाउन तब हो सकता है जब या तो वो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, उससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब लिखी हो, या उससे पहले कोई प्रीपोजिशन लिखा हो। दोनों ही सिचुएशन यहाँ नहीं है तो ऑब्जेक्ट ये होगा नहीं। कॉम्प्लीमेंट इसको तब कह सकते हैं जब इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी होती। लिंकिंग वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती हैं और इस लिंकिंग वर्ब का काम होता है कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करना। ये बातें मैं बता चुका हूँ, दोहराए देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट हमारे नए हो सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट भी ये नहीं होना है, ऑब्जेक्ट भी ये नहीं होना है, ये निश्चित तौर पर ही क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट है, उसके बाद लगा हुआ है आपका मोडाल कुड। अभी जो मोडाल होते हैं सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कुड मोडाल की अगर हम बात करें किस कंटेक्स्ट में हम कुड मोडाल को यूज करते हैं, तो कुड मोडाल है, मोडाल सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। एक तो ये पास्ट इन्फ्लिक्शन होता है कैन का, जिस मीनिंग में आप कैन को यूज कर सकते हो उसी मीनिंग में आप कुड को भी यूज कर सकते हो अगर आप पास्ट को रिफर करना चाह रहे हो। मतलब मोडाल तो मूड को एक्सप्रेस करते हैं, इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं, एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं स्पीकर के। लेकिन आप अगर पास्ट में ले जाना चाह रहे हो तो कैन का पास्ट इन्फ्लिक्शन कुड को कंसिडर किया जा सकता है। एक तो चीज ये हो गई। कैन का आपको पता ही है, एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज करते हैं, या परमिशन के लिए भी कैन का यूज किया जा सकता है। देखिए, जब मोडाल चैप्टर पढ़ेंगे तो उस समय तो इन चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे ही, डिटेल में गहराई से जितना हो सकेगा, जितना हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है उतना तो हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी कोई चीज़ जब सामने आ जाती है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जान लेना चाहिए। एक तो फंक्शन इसका कोड का यही हो गया। दूसरा है कि ये लीस्ट पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी यूज किया जा सकता है। अगर हम किसी एक्शन की लीस्ट पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो हम कुड लगाकर कर सकते हैं। तीसरा, पोलाइट वे में अगर परमिशन लेनी है, पोलाइट वे में या पोलाइट परमिशन के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, पोलाइट परमिशन के लिए। फिर ये जो है एक कंटेक्स्ट हो रहा है जहां पर कुड यूज किया जा सकता है, यूज्ड to ask somebody to do something for you। किसी से अपने लिए
करने के लिए कुछ कहना। यूज टू, यहाँ पर लिखा आता हूँ, यूज टू आस्क समबडी टू डू समथिंग फॉर यू, किसी से अपने लिए करने के लिए कुछ कहना, किसी से कहना कि यार ये कर दो हमारे लिए। इस कंटेक्स्ट में भी कुड यूज किया जा सकता है। वापस आते हैं सेंटेंस पर, क्या लिखा हुआ है, द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। एबिलिटी को बताने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। सिंपल सिंपल अगर कंटेक्स्ट से आपको पता चल रहा हो। आगे देख लेते हैं, नोट यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ निगेशन कहा जाता है। हार्डली के बारे में अगर हम बात करें तो हार्डली जो है ये भी एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है, और इस हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट या ऑलमोस्ट नो। कुछ सिचुएशन में, कुछ कंटेक्स्ट में इसका मीनिंग सर्टेनली नॉट भी हो सकता है कुछ कंटेक्स्ट में, लेकिन मोस्ट केसेस में इसका मीनिंग रहता है ऑलमोस्ट नॉट या ऑलमोस्ट नो। अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन एक ये हुआ कि हमने एक जो एडवर्ब लगाया था, एडवर्ब डिग्री किसी की भी डिग्री या अमाउंट को रिफर करने के लिए लगाए जाते हैं। तो ये कंप्लीट जो यहाँ पर मेन वर्ब थी, इसी की डिग्री को रिफर करने के लिए हमने हार्डली लगाया था। और जो हार्डली हमने एडवर्ब डिग्री लगाया था वो खुद एक नेगेटिव एडवर्ब है, वो खुद एक नेगेटिव मीनिंग के साथ होता है। तो जब हमने कंप्लीट को एक नेगेटिव मीनिंग ऑलरेडी दे दिया तो दूसरा नोट लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस नोट को हमें हटा देना चाहिए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि सर इस वाले नोट को लिखा रहने दो, हार्डली को हटा दो। देखो जो हार्डली जो वर्ड है, ये जो एडवर्ब है और ये जो नोट है, हार्डली का मतलब है ऑलमोस्ट नोट और नोट का मतलब है नोट। तो सेंटेंस तो नोट को हटा के भी सही किया जा सकता है और हार्डली को हटा के भी सही किया जा सकता है, लेकिन सवाल आपसे यह है कि आप प्रीफर कौन सा करोगे हटाना। अगर आपसे कहा जाए कि नोट हटाओ या हार्डली हटाओ तो आप कौन सा प्रीफर करोगे? देखिए, आपको प्रीफर करना चाहिए नोट हटाना, क्योंकि हार्डली जो वर्ड है वो एक स्पेसिफिक एडवर्ब है। ऑलमोस्ट नॉट के मीनिंग को हमने स्पेसिफिकली कंप्लीट को ऑलमोस्ट नॉट का मीनिंग दिया है, तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक वर्ड है। इस वर्ड में ज़्यादा डिटेल है, ये ज़्यादा डिटेल्ड वर्ड है और ज़्यादा डिटेल वर्ड को नहीं हटाया जाता, जो कम डिटेल वर्ड होता है उसको हटाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोट हटाना ही प्रीफर करूँगा। इम्प्रूव दोनों तरीके से किया जा सकता है, सही दोनों तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद लगी आपकी मेन वर्ब कंप्लीट, और ये जो मेन वर्ब है ये भी एक्शन नेचर की वर्ब है, और एक्शन नेचर की वर्ब है तो ट्रांजिटिव एक्शन है। ट्रांजिटिव एक्शन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट। ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स हो गया नाउन, द लग गया आर्टिकल, और ऑल एक दूसरा डिटर्मिनर लग गया। एक नाउन के लिए एक से ज्यादा डिटर्मिनर आ सकते हैं, बट उनका सीक्वेंस, उनका ऑर्डर सही होना चाहिए। तो ये हो गया 271 के, यहाँ पर दूसरे में गलती है। अगले सेंटेंस पर चल लेते हैं। 272, कुड यू प्लीज गिव मी अ पोस्टल एड्रेस ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन न्यूयॉर्क। फिर से आपका जो सेंटेंस है वो एक मोडाल से यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, और अभी इसीलिए मैंने कुड के बारे में आपको पहले ही बता दिया था। देखिए किस किस सिचुएशन में हम कुड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो सिचुएशन और हो सकती है जहां पर कंटेक्स्ट के हिसाब से हम कुड को किसी और मीनिंग को कन्वे करने के लिए किसी और फंक्शन में यूज कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली मोस्टली कुड इन फंक्शंस में आता है। इन मीनिंग को कन्वे करने के लिए कुड मॉडल को, हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाता है। तो क्या बताया मैंने, कैन का पास्ट इन्फ्लिक्शन हो सकता है, और कैन यूज किया जाता है एबिलिटी या परमिशन बताने के लिए। मतलब पास्ट में किसी की एबिलिटी या पास्ट में किसी की परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं। अगर हमें बताना है कि कोई एक्शन बहुत ही लीस्ट पॉसिबल है, सबसे कम पॉसिबिलिटी है, तो हम कुड का यूज कर सकते हैं। पोलाइट वे में अगर हम परमिशन ले रहे हैं किसी की, तो हम कुड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुड को यूज किया जा सकता है किसी पर्सन से कुछ करवाने के लिए, अपने लिए। यूज्ड to ask somebody, could is used to ask somebody to do something for you।
अब इस सिचुएशन को, ये जो लास्ट वाला मैंने फंक्शन बताया है, ये 1 2 3 4, ये जो फोर्थ मीनिंग है, इसी मीनिंग को यूज करके कुड को यहाँ पर आपके सेंटेंस में यूज किया जा रहा है। कुड यू प्लीज गिव मी अ पोस्टल एड्रेस ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन न्यूयॉर्क। किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि ये काम आप मेरे लिए कर दो। तो कुड हो गया यहाँ पर मोडाल, हेल्पिंग वर्ब। चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हमने इन्वर्टेड फॉर्म, इन्वर्जन फॉर्म यूज की है सेंटेंस की स्ट्रक्चर की। यू यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, एक प्रोनाउन है, और प्लीज एक एडवर्ब की तरह लगा है इस मेन वर्ब से पहले। ठीक है, अब ये गिव, आप ये जो गिव जो वर्ब है ये एक एक्शन नेचर की वर्ब है, और एक्शन नेचर, ये देखिए जो प्लीज जो वर्ड होते हैं एम्फेसाइज करने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए लगा दिए जाते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ने के लिए। अगर आप मेन वर्ब के लिए लगा रहे हैं, वर्ब के लिए लगा रहे हैं, तो एडवर्ब भी कंसीडर करोगे इसे। किसी और सेंटेंस में, किसी और स्ट्रक्चर में प्लीज एक दूसरे एक्सक्लेमेशन की तरह या एक एडिशनल वर्ड की तरह भी लिखा जा सकता है। तो कुड यू प्लीज गिव, गिव यहाँ पर एक एक्शन नेचर की वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये जो वर्ब है ये डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है। डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती है। पहला ऑब्जेक्ट हो गया वो पर्सन, जिसको दिया गया या जिसको दिया जाना है, और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया वो चीज जो दी जानी है, जो गिव की जानी है, यानी कि वो थिंग। पर्सन जो होते हैं वो हुम का रिप्लाई होते हैं, किसको दिया, और क्या दिया वो व्हाट का रिप्लाई होते हैं। ठीक है, कुड यू प्लीज गिव मी अ पोस्टल एड्रेस। पोस्टल तो खैर एडजेक्टिव है, एड्रेस नाउन है। अ पोस्टल एड्रेस, ये जो पूरी की पूरी फ्रेज है अ पोस्टल एड्रेस, ये हो रही है गिव वर्ब का दूसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर 1, और ये पर्सन, ये हो रहा है ऑब्जेक्ट नंबर 2। इसको कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी मैं अपना, जब मैंने वर्ब चैप्टर के प्ले लिस्ट में जब आप देखोगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, वहां मैंने डिटेल में समझा रखा है कि क्यों इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और क्यों इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फिलहाल गिव आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब थी, जिसने अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लिए। पहला ऑब्जेक्ट लिया पर्सन के रूप में, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया वो थिंग के रूप में जो दी जानी है। अब आगे देख लेते हैं, आगे लिखा हुआ है ऑफ प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है द इंडियन एम्बेसी। ठीक है, एम्बेसी नाउन हो गया, इंडियन एडजेक्टिव हो गया, और द हो गया आर्टिकल। और ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गई। आगे फिर एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है, और इस प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल फ्रेज इनको कह दिया जाता है। इनको प्रीपोजिशनल फ्रेज इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि प्रीपोजिशन से जोड़ के बनी होती है, लेकिन सेंटेंस में इनका फंक्शन एडजेक्टिव या एडवर्ब का होता है। एडजेक्टिव ये तब कही जाती है जब ये किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आई हो। एडवर्ब इनको तब कहा जाएगा जब ये किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए लगाई गई हो। तो आप बता सकते हैं कि ऑफ द इंडियन एम्बेसी, ये भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज थी, इसको मैं एडजेक्टिव फ्रेज कहूँ या एडवर्ब फ्रेज कहूँ। इन न्यूयॉर्क, ये भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसको मैं एडजेक्टिव फ्रेज कहूँ या एडवर्ब फ्रेज कहूँ। देखिए, ये ऑफ द इंडियन एम्बेसी एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि इसको लगाया गया है इस एड्रेस के बारे में बताने के लिए, पोस्टल एड्रेस के बारे में बताने के लिए। चूंकि नाउन के बारे में बताने के लिए लगाया गया है कि किस एड्रेस की बात की जा रही है, तो ये नाउन के बारे में बताने के लिए आई है, तो नाउन को मॉडिफाई कर रही है। नाउन मॉडिफायर एडजेक्टिव भी होता है, तो इस प्रीपोजिशनल फ्रेज को कहा जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। अब चूंकि एक एडजेक्टिव फ्रेज लग गया, उस एडजेक्टिव फ्रेज ने हमें एक स्पेसिफिकेशन दे दिया कि हम किस पोस्टल एड्रेस की बात कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ऑफ द इंडियन एम्बेसी का एड्रेस तो कोई एक ही होगा। न्यूयॉर्क में जो इंडियन एम्बेसी है उसका कोई एक ही एड्रेस होगा। ऐसा तो है नहीं कि ये न्यूयॉर्क है और इसमें आपकी 6 इंडियन एम्बेसी हैं, ये तो पॉसिबल है नहीं। अगर न्यूयॉर्क सिटी में 6 इंडियन एम्बेसी हो सकती हैं, तब उनमें से तब हम कह सकते हैं जनरल वे में कि 6 में से किसी एक का अ पोस्टल एड्रेस ऑफ द इंडियन एम्बेसी, किसी एक का पोस्टल एड्रेस दे दो। या एक इंडियन एम्बेसी के 6 एड्रेस हो सकते हैं, या 4 या 5 या 2, ये तो केस संभव नहीं है।
भाई एक न्यूयॉर्क में इंडियन एम्बेसी एक ही होगी, उसका एड्रेस भी एक ही होगा, जो एक ही होगा वो तो वैसे ही डेफिनेट हो गया, स्पेसिफिक हो गया। तो एक ए आर्टिकल तो यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा द आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया हमने ये एडजेक्टिव फ्रेज लगा के। हाँ, ये एडजेक्टिव फ्रेज ये सब ना लगा होता आगे तो हम पोस्टल एड्रेस कर सकते थे। ठीक है, अब देखो इन न्यूयॉर्क जो लगा है, ये इन न्यूयॉर्क को देख के बता सकते हैं कि आप ये एडजेक्टिव है एडवर्ब है। एडवर्ब ये तब होगा जब वर्ब के लिए आया होगा। क्या इन न्यूयॉर्क गिव वर्ब के लिए आया है? नहीं, इन न्यूयॉर्क आया है एम्बेसी को एम्बेसी के बारे में बताने के लिए कि एम्बेसी कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ की एम्बेसी की बात की जा रही है। जो ऑस्ट्रेलिया में है वो नहीं, जो सिडनी वगैरह में कहीं होगी वो नहीं, जो बीजिंग में है वो नहीं, जो न्यूयॉर्क में है उस एम्बेसी की बात की जा रही है। तो ये जो इन न्यूयॉर्क है ये भी नाउन के बारे में बताने के लिए आया है, इसे भी मैं एडजेक्टिव फ्रेज ही कहूंगा। और ये जो पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज लगा ना, इसने स्पेसिफिक कर दिया पोस्टल एड्रेस को, डेफिनेट कर दिया, तो मैं वहां पर आर्टिकल लगाऊंगा द। 272 हो गया, 273 पे चल लेते हैं। आई कॉल्ड एट हिज हाउस यस्टरडे एंड हैव गिवन हिम मनी। ठीक है, आई देखिए आपके सामने प्रोनाउन लिखा हुआ है। प्रोनाउन देखते ही दिमाग में बात आनी चाहिए सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब नहीं लिखी, प्रीपोजिशन भी यहाँ नहीं लिखी, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकता क्योंकि लिंकिंग वर्ब भी नहीं लिखी। इसका मतलब आई क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में लिखा है, ठीक है। कॉल्ड हो गई आपकी मेन वर्ब, मेन वर्ब आपकी एक्शन नेचर की है। एक्शन नेचर में भी ये ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। यहाँ पर किस लिए यूज की, किस तरह से यूज की गई है? इनट्रांजिटिवली यूज की गई है। इनट्रांजिटिवली यूज की गई है तो ऑब्जेक्ट इसके बाद होगा नहीं। या उल्टा देखा हमने देखा कि कॉल्ड के बाद वो कोई पर्सन नहीं है। अगर मैं लिख देता आई कॉल्ड माई सिस्टर, तो फिर मैं क्या कहता? जैसे मैं लिखा देखता कॉल्ड के बाद माई सिस्टर लिखा है, आई कॉल्ड माई सिस्टर, तो मैं क्या कहता कि कॉल्ड वर्ब के बाद एक नाउन फ्रेज लिखी है। नाउन फ्रेज लिखी है, इट मीन्स कॉल वर्ब को ट्रांजिटिवली यूज किया गया होगा। अब मैंने देखा कि कॉल के बाद कोई नाउन फ्रेज तो है नहीं। हाँ, एक नाउन फ्रेज लिखी है तो वो तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, मतलब प्रीपोजिशन लिखकर हमें किसी नाउन फ्रेज को लिखना पड़ा। इट मीन्स कॉल को इंट्रांजिटिवली यूज किया गया होगा। कॉन्सेप्ट को आगे पीछे ऊपर नीचे इनवर्स करके वाइस वर्सा देख लिया करो। आई कॉल्ड, कॉल को इंट्रांजिटिवली यूज कर लिया, ऑब्जेक्ट है नहीं, एट प्रीपोजिशन लगी है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है हिज हाउस। अब देखिए जो हिज हाउस है इसको एक ज्योग्राफिकल पॉइंट की तरह रिफर किया जा रहा है। ज्योग्राफिकल पोजीशन या ज्योग्राफिकल पॉइंट की तरह रिफर किया जाता है किसी भी स्पेस को, किसी भी पॉइंट इन स्पेस को, तो हम एट प्रीपोजिशन लगाते हैं, उसके हिसाब से ठीक है। आई कॉल्ड एट हिज हाउस, यस्टरडे लिखा हुआ है, यस्टरडे लिखा है एडवर्ब ऑफ टाइम, और ये एडवर्ब टाइम पास्ट का टाइम है, पास्ट का पॉइंट हो गया। अब पास्ट के पॉइंट के हिसाब से तो वर्ब भी हमारी सही लिखी है, पास्ट इंडेफिनिट हमने सही लिखी है। उसके बाद लगा हुआ है एंड कंजंक्शन, जो कि एक कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन सेम रैंक की सेम स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब जो को ऑर्डर में हो, जो सेम ऑर्डर में हो। ऑर्डर से मतलब सेम रैंक की हो, सेम लेवल पे हो, सेम औकात हो उनकी। तो एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमने लगाया तो हम देखेंगे कि ये जोड़ किसे रहा है, वो पता चलेगा हमें कि एंड के बाद क्या लिखा है। क्या लिखा है? हैव गिवन, मतलब वर्ब को जोड़ रहा है। भाई वर्ब ही तो आ गया आगे, हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, गिवन यहाँ पर मेन वर्ब हो गई। अब वर्ब को जोड़ रहा है तो जोड़ भी वर्ब से रहा होगा। भाई सेम ऑर्डर का मतलब यही है कि वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, नाउन को नाउन से जोड़ेगा। नाउन को प्रोनाउन से भी जोड़ सकता है क्योंकि नाउन प्रोनाउन एक ही जैसे फंक्शन में होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ देगा, क्योंकि नाउन का काम अलग है, एडजेक्टिव का काम अलग है। तो दोनों अलग अलग रैंक पे हो गए, अलग अलग लेवल पे हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एंड कंजंक्शन के बाद वर्ब लिखा है, इसका मतलब वो वर्ब को जोड़ रहा है और जोड़ भी वो वर्ब से ही रहा होगा। और यहाँ पर वो जिस वर्ब से जोड़ रहा है वो है कॉल्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसका टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर आपने टेंस चेंज क्यों कर दिया? जरूरत ही नहीं थी।
भाई ऐसा तो है नहीं। आई कॉल्ड एट हिज हाउस यस्टरडे एंड हैव गिवन हिम मनी। यहाँ पर जब हमने देखा कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट टेंस है और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ रहा है एक वर्ब को दूसरी वर्ब से, तो इस वर्ब का जो फॉर्म होना चाहिए, जो टेंस होना चाहिए, वो भी कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर हैव गिवन की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, गेव करना पड़ेगा, सेम टेंस रखना पड़ेगा। अब गेव आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही, पिछले सेंटेंस में डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, उसने पहला ऑब्जेक्ट ले लिया ये और दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया मनी। डाई ट्रांजिटिव वर्ब मतलब वो वर्ब जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती है। पिछले किसी लेक्चर में मैंने बहुत सारी डाई ट्रांजिटिव वर्ब लिखवाई थी। देखिए डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है, जैसे गिव हो गई आपकी, ऑफर, आस्क, टेल, लैंड, पे, प्रॉमिस, सेंड, टीच, राइट, थ्रो, शो। etc और याद नहीं आ रही अभी। ये सारी की सारी वर्ब ना डाई ट्रांजिटिव फंक्शन में आ सकती है। हाँ, इनमें से कुछ ऐसी वर्ब भी होंगी जो मोनो ट्रांजिटिव भी हो जाएंगी। मोनो ट्रांजिटिव मतलब अपने बाद एक ही ऑब्जेक्ट लेंगी, लेकिन ये वर्ब डाई ट्रांजिटिव फंक्शन में आ सकती है, अपने बाद दो ऑब्जेक्ट ले सकती है। देखिए मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा जो उद्देश्य है, यहाँ पर 10 12 15 वर्ब लिखाकर आपको रटाना नहीं है। ये तो मेरे ध्यान में थी तो मैंने आपको लिखवा दी। 10 20 वर्ब रट के आपका काम नहीं, पहचानना सीखिए। वर्ब को देखते ही उसके फंक्शन समझ में आने चाहिए। कितनी 400-500 वर्ब हैं जो एग्जामिनर बार बार घुमा के देता रहता है अपने आपके एग्जाम में। वो 20 साल से 50 साल से यही कर रहा है। इन 400-500 वर्ब्स के फंक्शन आप जान लीजिए, इनके मीनिंग आप जान लीजिए, बस खेल खत्म। रोजाना 5 वर्ब्स के फंक्शन भी अगर आप जानते हैं, मीनिंग अगर आप जानते हैं, तो एक महीने में आपने 150 वर्ब कर दी, 4 महीने में 600 वर्ब खत्म। 10 20 वर्ब याद करके नहीं कुछ होने वाला है, और ना ही मैं आपको ये याद कराने के लिए लिखता हूं यहाँ पर। वो तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूं कि इस नेचर की वर्ब ऐसी हो सकती है। जब भी कोई वर्ब आपके सामने आती है तो सबसे पहले उस वर्ब का मीनिंग देखिए, उस वर्ब का फंक्शन देखिए। ये देखिए कि ये लिंकिंग नेचर की है या एक्शन नेचर की है। एक्शन है तो ट्रांजिटिव एक्शन है या इंट्रांजिटिव एक्शन है। ट्रांजिटिव में भी डाई ट्रांजिटिव है, किस मीनिंग में डाई ट्रांजिटिव है, किस मीनिंग में मोनो ट्रांजिटिव है, किस मीनिंग में ये ट्रांजिटिवली यूज होती है, किस मीनिंग में ये इनट्रांजिटिवली यूज हो सकती है। और ट्रांजिटिव होती है तो किस तरह के ऑब्जेक्ट लेती है, पर्सन को एक ऑब्जेक्ट के रूप में लेती है या थिंग्स को एक ऑब्जेक्ट के रूप में लेती है, या दोनों को ही एक ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकती है। इतनी बेसिक बेसिक चीजें आपको वर्ब्स के बारे में जाननी है। रोजाना 5 वर्ब्स भी आप अगर करते हैं तो 4-5 महीने में आप सारी वर्ब्स खत्म कर देंगे। सारी से मतलब जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार घुमा के पूछी जा रही हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलीवेंट है। ये 200-400 वर्ब्स 500 वर्ब्स घुमा घुमा के एग्जामिनर देता रहता है। तो आप इस तरह से समझना, इस तरह से सीखना शुरू कीजिए। मुझे आपकी अप्रोच बदलनी है, मुझे आपके सोचने समझने का तरीका बदलना है इंग्लिश को लेकर। मैं ये 10-20 वर्ब लिखकर आपको यहाँ पर याद कराने नहीं आया हूँ। इसको याद करने के लिए तो आप कहीं से भी कोई भी डिक्शनरी की किताब ले लोगे, रट्टा मार दोगे। 273 हो गया आपका, 274 पर चलते हैं। द रीजन फॉर माई एब्सेंस इज ड्यू टू इल हेल्थ। ठीक है, रीजन यहाँ पर नाउन हो गया और द हो गया आर्टिकल। ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, एक नाउन फ्रेज लिखा हुआ है, मैं फिर से वही बात कहूंगा कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने का इसका स्कोप नहीं है, सब्जेक्ट ये है। आगे लिखा हुआ है फॉर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो फॉर माई रीजन है, माई अब्सेंस, माई अब्सेंस ऑब्जेक्ट हो गया फॉर प्रीपोजिशन का, एब्सेंस नाउन हो गया और माई हो गया पजेसिव डिटर्मिनर। अब फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाई गई है रीजन के लिए लगाई गई है, तो आप इसको कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है,
अब देखिए तो द रीजन जो था ये सब्जेक्ट था और वो भी सिंगुलर था, कॉमन काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो इज यहाँ पर लगा हुआ है वर्ब। अब ये वर्ब जो है आप देख के बता सकते हैं कि मेन वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा। देखिए हेल्पिंग वर्ब होता तो निश्चित तौर पर ही दूसरी वर्ब की हेल्प करने के लिए आया होता, मेन वर्ब की। क्या इसके साथ कोई मेन वर्ब है? नहीं है। आगे जो लिखा हुआ है ड्यू टू, ये एक मल्टी वर्ड प्रीपोजिशन है। मल्टी वर्ड प्रीपोजिशन ऐसा प्रीपोजिशन जो एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनता है। मल्टी वर्ड या टू वर्ड प्रीपोजिशन बोल दो, मल्टी वर्ड प्रीपोजिशन, इनको प्रीपोजिशन बना दिया जाता है एक दो शब्द मिलाकर, मल्टी वर्ड प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर ये जो इज लगी है एकमात्र यही वर्ब है, तो इसी को मेन वर्ब कहना पड़ेगा। ये मेन वर्ब है, बी की फॉर्म लिखी हुई है, तो बी तो हमारी लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब है तो आगे क्या चाहिए हमें? इसके लिए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, और इस कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने के लिए ही लिंकिंग वर्ब लगाई गई होगी। कॉम्प्लीमेंट को लिंक किया जा रहा होगा किससे? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट का ही तो कॉम्प्लीमेंट होता है वो, जिसको लिंकिंग वर्ब लिंक कर रही होती है। अब इस आगे देख लेते हैं, इसका तो काम हो गया। अब ये जो ड्यू टू लिखा है, इस ड्यू टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ भी एक प्रीपोजिशन ही है, ये भी एक प्रीपोजिशन ही है। ड्यू टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ड्यू टू भी एक प्रीपोजिशन है, बिकॉज ऑफ भी प्रीपोजिशन है। बिकॉज ऑफ को आप कुछ और ना समझे, बिकॉज कंजंक्शन हो सकता है, लेकिन बिकॉज के साथ ऑफ लगाकर हमने बिकॉज ऑफ को एक प्रीपोजिशन का फंक्शन दे दिया। अब ये प्रीपोजिशन के फंक्शन में है। अब देखिए ये जो बिकॉज है, ये आपको पता है रीजन बताने के लिए लगाया जाता है। जब भी हम बिकॉज लगाकर कुछ लिखते हैं तो वो रीजन होता है, यानी कि रीजन को रिफर करने के लिए बिकॉज ऑफ को या बिकॉज को लगाया जाता है। बिकॉज को कंजंक्शन के रूप में और बिकॉज ऑफ को जो प्रीपोजिशन के रूप में लगाया जाता है, तो रीजन को रिफर करने के लिए लगाया जाता है। मतलब बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन का जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो रीजन होगा किसी भी चीज का। तो ये ऐसे वर्ड है ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, या एक और इनके जैसी एक प्रीपोजिशन फ्रेज होती है ओइंग टू। ओइंग टू का मतलब भी क्या होता है? बिकॉज ऑफ ही होता है। हालांकि दोनों में डिफरेंस है, जब हम डिटेल में ग्रामर के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे तो ड्यू टू और ओइंग टू के बीच का डिफरेंस समझाया जाएगा, या सेंटेंस हमारा इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई आ जाए तो इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अब ये जो ड्यू टू है, ओइंग टू है, ये सारे, ये बिकॉज ऑफ है, सारे के सारे रीजन को रिफर करते हैं। अब हमें यहां पर क्या चाहिए था? हमें यहां पर चाहिए था कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसका? रीजन का। रीजन का कॉम्प्लीमेंट रीजन को नहीं बना दिया हमने। मतलब ये ऐसी वाली बात नहीं हो गई जैसे मैं लिख रहा हूं माई सिस्टर इज सिस्टर, ऐसा नहीं कर दिया हमने कि माई सिस्टर का कॉम्प्लीमेंट सिस्टर को बना दिया। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब, कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक। पूरक मतलब जो पूरा करता हो, मतलब मीनिंग को पूरा करता हो। किसके मीनिंग को पूरा करता हो? सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता हो। सब्जेक्ट का ही तो कॉम्प्लीमेंट है वो, सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करने के लिए तो लगाया गया है वो। लिंकिंग हमने तो केवल लिंक किया है, वो तो एक ब्रिज की तरह काम कर रही है, वो तो एक जोड़ की तरह काम कर रही है लिंक करने का। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट लगाया गया है सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करने के लिए लगाया गया है, तो मीनिंग को पूरा कर तो तभी पाएगा ये जब ये इससे कुछ अलग हो। मैं लिख दूं यहां पर माई सिस्टर इज डॉक्टर या टीचर, अ डॉक्टर अ टीचर। तो अब इसने अ डॉक्टर ने, अ टीचर ने माई सिस्टर के मीनिंग में कुछ ऐड कर दिया। ऐड कर दिया तो उसको कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया। लेकिन अब सिस्टर के मीनिंग को कैसे ऐड कर दोगे? सेम वर्ड के मीनिंग को कैसे कंप्लीट कर सकता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हो आप किसमें? ज्योमेट्री में, तो 50 लिखते हो या 60 लिखते हो, और आपसे पूछा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप 30 लिखते हो। 60 तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकता ना, 60 30 का कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है। मेरे ख्याल से ऐसा ही होता है ना ज्योमेट्री में। तो कहने की मतलब बात यह है आपसे कि सिस्टर के मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर सकता,
कोई और वर्ड हो सकता है जो उसके मीनिंग में कुछ ऐड कर सकता है, इसको कंप्लीट कर सकता है। यही सिचुएशन आपके सेंटेंस में है। आपने जो प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाई हुई है ड्यू टू, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज रीजन को रिफर करने के लिए होती है। तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि जैसे रीजन का कॉम्प्लीमेंट आपने रीजन को बना दिया। आप ना इस ड्यू टू को हटा दो। उसके बाद ये जो इल हेल्थ आपका लिखा हुआ है, ये जो इल हेल्थ लिखा हुआ है, हेल्थ हो गया नाउन और इल हो गया एडजेक्टिव। ये इल हेल्थ, ये नाउन फ्रेज उस रीजन की कॉम्प्लीमेंट हो गई। एक नाउन दूसरे नाउन का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। ये आपको सही करना था 274 में। 275 में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आई बॉट 2 स्लीपर्स, ठीक है। आई हो गया आपके सामने प्रोनाउन जो कि एक सब्जेक्ट के फंक्शन में है, निश्चित तौर पर ही सब्जेक्ट है। और बॉट हो गई आपकी मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है पास्ट इंडेफिनिट, जो कि एक्शन नेचर की वर्ब है और एक्शन में भी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखिए ये जो बाई जो वर्ब है ना, बाई, ये ऐसी वर्ब है कि मोनो ट्रांजिटिव भी हो सकती है और डाई ट्रांजिटिव भी हो सकती है। जैसी कोई वर्ब सामने आए, भले आपको उसका मीनिंग पता हो, लेकिन फिर भी ना अपने अंदर ये आदत डालो। अब भले ही आपको बाई का मीनिंग पता है, लेकिन फिर भी आप अपने अंदर ये आदत डालो कि बाई को लेकर जरा डिक्शनरी पर चलो। जब आप डिक्शनरी पर जाओगे, 2-4 डिक्शनरी पर देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि बाई का वो मीनिंग तो है ही जिस मीनिंग में आप जो मीनिंग आप जानते हैं, लेकिन एक दो मीनिंग या एक दो फंक्शन और हो सकते हैं उसके। और इस फंक्शन में, इस मीनिंग में वो डाई ट्रांजिटिवली यूज हो रही है, इस मीनिंग में वो इंट्रांजिटिवली यूज हो रही है, या इस मीनिंग में वो इस तरह से यूज हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को ना जरा जान लो। 4-5 महीने की मेहनत है, मशक्कत है, उसके बाद जीवन भर के लिए आपकी इंग्लिश क्लियर हो जानी है। जैसी मैंने देखा बाई को, मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि बाई तो मोनोट्रांजिटिव भी हो सकती है, डाई ट्रांजिटिव भी। डाई ट्रांजिटिव मतलब 2 ऑब्जेक्ट। क्या मैंने अभी आपको डाई ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया था तो वहां पर मैंने बाई को लिखवाया था? नहीं लिखवाया था। तो चलो कोई बात नहीं, अब लिख देते हैं, ठीक है। तो बाई मोनोट्रांजिटिव भी हो सकती है, डाई ट्रांजिटिव भी। यहां वो किस तरह से यूज हो रही है? यहां वो यूज हो रही है मोनोट्रांजिटिवली, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट तो है ना। ये हो गया नाउन और ये हो गया डिटर्मिनर। अब डाई ट्रांजिटिवली कैसे यूज हो सकती है? जैसे मैं लिख सकता था आई बॉट हर 2 बुक्स, ठीक है। आई बॉट हर 2 बुक्स, ये पर्सन हो गया, ये हो गया थिंग, ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से डाई ट्रांजिटिवली यूज हो सकती है। हालांकि हमारे सेंटेंस में जो गलती है वो इसके ट्रांजिटिव फंक्शन को लेकर नहीं है। ट्रांजिटिव फंक्शन सही है, ये मोनो ट्रांजिटिव हो सकती है और इसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। गलती हमारी यहाँ पर है। ये जो स्लीपर्स जो वर्ड है ना, इसकी कोई सिंगल यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती, या एग्जिस्ट करती है लेकिन यूजेबल नहीं होती। इसकी सिंगल यूनिट यूजेबल नहीं होती, यूजेबल नहीं होती। जब सिंगल यूनिट यूजेबल नहीं होती तो हम सिंगल यूनिट का प्लूरल भी नहीं बना सकते। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। प्लूरल नहीं बना सकते मतलब काउंट नहीं कर सकते, प्लूरल तो बना ही सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है स्लीपर, 1 स्लीपर और आपने लिखा 2 स्लीपर्स। इनका कोई यूज है क्या? कंपनी बनाती है 1 स्लीपर, 2 बनाती है, 10 बनाती है, 50 बनाती है, लेकिन जब आप खरीदने जाते हो या जब दुकानदार बेचने जाता है तो वो स्लीपर नहीं बेचता, वो बेचता है पेयर ऑफ स्लीपर। तो ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जैसे सॉक्स हो गया, शूज हो गया, ग्लव्स हो गया, सीजर्स हो गया, पैंट्स हो गया,
ट्राउजर्स हो गया, ठीक है, प्लायर्स हो गया, और भी हो सकते हैं etc। ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनकी जो सिंगल यूनिट होती है ना, सिंगल यूनिट का कोई यूज नहीं होता, सिंगल यूनिट का कोई यूज नहीं होता, यूज होता है, यूज नहीं होता, नहीं होता, सिंगल यूनिट का इनकी कोई यूज नहीं होता, यूज होता है इनके पेयर का। जब आप खरीदने बेचने जाते हो तो इनका पेयर खरीदते हो, पेयर बेचते हो। हालांकि कंपनी बनाती है, जब कंपनी सॉक्स बनाएगी तो वो पहले लेफ्ट का बनाएगी, राइट का बनाएगी। अब मैंने कभी जूते बनते हुए देखे नहीं है, लेकिन कंपनी बनाती है जूते। आपको हो सकता है आप सड़क पे घूम रहे हो, आपको एक जूता पड़ा हुआ मिल जाए, आपको 3 जूते पड़े हुए मिल जाए, तो उस सिचुएशन में आप इसको प्लूरल कर भी सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूं, द बैगर फाउंड 3 शूज ऑन द रोड। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कसम खा के मत बैठ जाओ कि शूज के साथ पेयर ही लगेगा। द बैगर फाउंड 3 शूज ऑन द रोड, 1 2 3 पड़े हुए थे, उसने उठा लिए। लेकिन जब आप दुकान पे खरीदने जाओगे तो दुकानदार आपको 3 शूज नहीं देगा, वो आपको एक पेयर देगा। ठीक है, कहने की बात ये है। तो आपको क्या लगाना चाहिए था यहां पर आपको लगाना चाहिए था 2 स्लीपर्स नहीं, 2 पेयर्स ऑफ स्लीपर्स, क्योंकि 2 है तो पेयर का भी पेयर्स कर दूंगा मैं, पेयर ऑफ स्लीपर्स। ठीक है, बाकी नाउन चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, जब नाउन में आएंगे तो डिटेल में बात करेंगे। ये हो गए आपके 275। इसी तरह से आपको अपनी अप्रोच रखनी है, समझते रहना है, इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी आपको डाउट है, इस वीडियो से रिलेटेड या पिछली किसी भी वीडियो से रिलेटेड, या कहीं पर भी आप सेंटेंसेस को लगा रहे हैं, तो आप बेझिझक मुझे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे बड़ी खुशी होगी आपको जवाब देने में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।